ये सरकार की बुनियाद ही धोखे से हुई है। ये सरकार ने अपना घोषणा पत्र में ही धोखा लिखा है। इस सरकार ने जो 2019 में अपने लिए बहुमत हासिल किया, इस सरकार का एक प्रबल नारा था, वो था प्रत्येक बेरोजगारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रोजगार देना, नौकरी देना, सरकारी नौकरी देना, और नौकरी ना मिले तो 5,000 और 7,000 का बेरोजगारी का भत्ता देना। ये सरकार का एक बहुत बड़ा युवाओं को ठगने के लिए एक ऐसा जाल था, एक ऐसा ट्रैप था जो इन्होंने प्रयोग में लाया। उससे 2 कदम आगे बढ़ करके हेमंत ने एक और विषय कहा था, हेमंत जी ने, कि अगर मैं ये नहीं कर पाऊं तो राजनीति से संन्यास भी ले लूंगा। मैं नहीं कह रहा, कई एक वीडियोज पूरे देश झारखंड में वायरल है। आप वहां कह करके आप सरकार में सत्ता में आए, और सत्ता में आने के बाद ये चाहे सहायक पुलिसकर्मी जो अभी यहां तक पहुंचे हुए हैं, आप आ रहे होंगे तो देखे होंगे, इन सहायक पुलिसकर्मियों को भी आपने कहा था कि हम आएंगे तो इनको भी हम परमानेंट करके इनके सैलरी और बाकी डीए सब बढ़ा लें। हद तो तब हो गई जब आपके मंत्री और आप लोगों ने ऐसा घोषणा करके माला पहन लिया, मिठाइयां खा ली, और मिठाइयां माला खाने के बाद भी आज जब आप उत्तरार्ध में हैं, आप जाने वाले हैं, तब भी वो वहां बैठ करके अपने उसी मांग के लिए आज भी अपने बाल बच्चे के साथ यहाँ ठग करके यहाँ पहुंचे हुए। तो मैंने कहा कि ये सरकार ठग करके ही सरकार सत्ता में आई है, और ठग करके ही इन्होंने 5 साल ये सत्ता चलाई है। जब जब युवाओं का आक्रोश बढ़ा, जब जब महिलाओं का आक्रोश बढ़ा, फिर कोई ठगने की नई स्कीम लेकर के आप चले। आप कहें कि भाई इस बार हम आएंगे तो 1 लाख रुपये 1 जुलाई को दे देंगे, खटाखट 8,500 रुपया दे देंगे, ऐसा कहकर के आपने चुनाव में जाने का वायदा किया, और चुनाव में गए, 1 जुलाई भी पार हो गई, किसी को 1 पैसा नहीं मिला। अभी आप कह रहे हैं 1 लाख दे करके भाई इतना देंगे। महोदय, इस सरकार में 4 महीने से पेंशन नहीं मिला है। जिस योजना का ये ढिंडोरा पीटते हैं, बूढ़े बूढ़ियों को 4 महीने से पेंशन नहीं मिला है। जिन अन्य योजना का आप ढिंडोरा पीटते हो, 11 महीने 12 महीने से ग्रीन कार्ड होल्डरों को अन्न नहीं मिला है। कितना ठगिएगा महाराज। जो परीक्षाएं आपने ली, वो परीक्षाएं एक भी परीक्षाएं फ्री एंड फेयर नहीं हुआ, सब में कदाचार के आरोप लगे। जैसे सीजीएल के जितनी एग्जामिनेशन हुए, सारे एग्जामिनेशन में कदाचार का आरोप लगा। पीजीटी के अभ्यर्थी आज सड़क पर हैं, उन्होंने बकायदा पूरे उदाहरण के साथ दिखाया है कि किस तरह से सेटवेट इन्फोटेक जिसने इस एग्जाम को कंडक्ट किया है, उस सेटवेट इन्फोटेक को जैसे सीजीएल के एग्जाम में गड़बड़ी के कारण ब्लैकलिस्ट किया गया, उसने ही इस एग्जाम को कंडक्ट कराया। बाकी राज्यों में वो ब्लैकलिस्टेड है, आपने ब्लैकलिस्ट कराया और उसी से एग्जाम भी ले रहे हैं। आपने जेई के एग्जाम में एफआईआर दर्ज किया, एफआईआर आगे नहीं बढ़ा। एक गिरफ्तारी के बाद उसका जो है वो परीक्षा रद्द हुई, लेकिन वो अंजाम तक नहीं पहुंचा। सीजीएल में जो गड़बड़ियां हुई, उसके लिए एसआईटी का गठन हुआ, विधानसभा के 2 स्टाफ पकड़े गए, लेकिन उस एसआईटी का जांच का कोई नतीजा नहीं पहुंचा। और अभी पीजीटी का मामला, ये पूरे मामले जो हम लोग देख रहे हैं, युवाओं को पहले तो 5 लाख नौकरी तो बहुत दूर की बात है, जो 500,000 जो नौकरियां आप देने के लिए आगे बढ़े, वो भी नौकरी देने के नाम पर नौकरियों को बेचा गया। सारे नौकरियों को आपने बेच दिया, सारे एग्जामिनेशन आपने बेच करके जैसे सीजीएल के चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा, बावजूद इसके भी आपने उस जांच को पूरी तरह से एकदम ठंडे बस्ते में रख दिया। क्यों? क्योंकि इसकी सीधी आंच आप तक पहुंचने वाली थी, सरकार तक पहुंचने वाली थी, ये सीधी आंच आप तक पहुंचने वाली थी, आपने उसका कोई ध्यान नहीं लगाया। कई एक अनुबंध कर्मी, वो चाहे पोषण सखी हो, चाहे और सहिया कर्मचारी हो, वो सारे लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। अब पारा शिक्षक भी, जिनसे आपने मालाएं पहनी, वो भी आज सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हो रहे हैं। महोदय, इसलिए मैं कह रहा हूं, ठगबंधन सरकार थी जो ठग करके सरकार बनाई और वायदा खिलाफी करके आज सरकार को आगे बढ़ाने का काम किया। महोदय, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है? कल मुख्यमंत्री जी जगन्नाथ मंदिर में रथ पूजा कर रहे थे, विधानसभा का सत्र आहूत था,
और 500 मीटर के दायरे में दिन दहाड़े एक पार्षद को गोली मार दी गई, दिन दहाड़े गोली मार दी गई। बगल में गोली मार करके दुकान लूट लिया। कुछ दिन पहले दुकानें लूट ली गई। पूरे झारखंड में एकदम से अराजकता है। लोग कह रहे हैं ना महाठग रिटर्न, अराजकता ऐसी कि अब जंगल राज को भी लोग अब उपमा देना नहीं चाह रहे। इतना गंदा तरीके से यहाँ स्थितियां हो गई है। और ये सारा जो हम लोग गए वहां पे सारे लोगों का एलिगेशन प्रशासन पर है कि प्रशासन के कारण उनके संरक्षण में सब चीजें हो रही। जब वो पार्षद वेद प्रकाश ने बताया था कि उनकी जान को खतरा है, जब डीएसपी और सभी लोगों को इस तरह के मालूम थे, तो फिर क्यों नहीं उस पे जो उसको बचाने का काम किया? क्यों गोलियां चली? क्यों अभी तक सीसीटीवी और इतना लाखों लोग रहने के बाद भी ये घटना घटित हुई और अभी तक पकड़ा नहीं किया गया? ये सारे चीजें आज झारखंड के अंदर तैर रही है। महोदय, डेमोग्राफी जिसको हम लोग कहते थे, आप कह देते कि वे डेमोग्राफी जो है, ये जो इसका बात करते हैं, ये राजनीति करते हैं, ये राजनीति की बातें करते हैं। लेकिन हकीकत ये है महोदय कि संथाल पुराना में डेमोग्राफी आज चेंज हो गई है और ये बातें हाई कोर्ट ने भी मानी। हाई कोर्ट ने भी ये साफ निर्देशन दिया और ये स्टैंडिंग ऑर्डर शुरू गवर्नमेंट नहीं दिया। उन्होंने सीधे उपायुक्तों को कहा कि सरकार को समझना होगा कि संथाल पुराना के जिलों में डेमोग्राफी चेंज हो रही है और संथाल पुराना के सारे डीसी इस पुराना में डेमोग्राफी आज चेंज हो गई है और ये बातें हाई कोर्ट ने भी मानी। हाई कोर्ट ने भी ये साफ निर्देशन दिया और ये स्टैंडिंग ऑर्डर शुरू गवर्नमेंट नहीं दिया। उन्होंने सीधे उपायुक्तों को कहा कि सरकार को समझना होगा कि संथाल पुराना के जिलों में डेमोग्राफी चेंज हो रही है और संथाल पुराना के सारे डीसी इस बात को जानकारी रखे और आपस में समन्वय बना करके इस डेमोग्राफी को कैसे हम रोके, इस डेमोग्राफी चेंज को कैसे रोके, इसके लिए कार्रवाई करें। महोदय, हद तो तब हो जाती है जब गोपीनाथपुर पाकुड़ का सारे हिंदू आबादी है और किस तरह से पर्व की आड़ लेकर के पश्चिम बंगाल से लोग घुसते हैं सैकड़ों की संख्या में और घुस करके हिंदू आबादी पर आक्रमण कर देते हैं, आक्रमण करके उनके घरों को जला देते हैं, बमबाजी करते हैं। और जो बंगाल की स्थिति परिस्थिति है आज डेमोक्रेसी वहां जिस तरह से पश्चिम बंगाल में खत्म हो गई है, लोकतंत्र बचा नहीं है, चुनाव वहां फिर एंड फेयर होता नहीं है, टीएमसी के गुंडे वहां राज करते हैं और टीएमसी के गुंडे पुलिस के राइफल लूट करके वहां गोलियां चलाने के काम करते हैं। एफआईआर में वहां का झारखंड में जो एफआईआर हुआ उसमें कहा गया पुलिस के हथियार लूट करके पश्चिम बंगाल से इतने उन लोगों का मन बढ़ा हुआ है, उन लोगों ने गोलियां चलाई पूरी तरह से, एक तरह से आक्रमण करने का। जब हम लोग गए तो लगा ही नहीं कि वो अंतरराज्यीय विषय है, ऐसा लगा कि अंतरदेशीय विषय है। ये इतना घटना होने के बाद भी जब वहां के पूरे ग्रामीण पुलिस पैकेट की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोग को यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा, लोग बोलने दीजिए, उनको डरा रहे हैं कि उनके जमीनों को लूट लिया जाएगा, उनको वहां से भगा दिया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वहां के लोग कह रहे हैं, एफआईआर में बताया गया है, ये डेमोग्राफी चेंज की जो विषय है उसको बताया गया है। आज उनको भगाने के लिए जो काम किया जा रहा है, आज लोग डरे हुए हैं, उनको लग ही नहीं रहा है कि हम यहाँ पर हैं, उनको लग रहा है कि हम बांग्लादेश में हैं। उनको संरक्षण देने का काम कौन करेगा? उनको संरक्षण देने का काम कौन करेगा? महोदय, ये मैं सरकार से कहना चाहता हूं, ना किसी मंत्री का कोई बयान आया, ना मुख्यमंत्री का बयान आया। वो इतने हतोत्साहित थे, उनको लगता था कि हमें अपने जमीन से कहीं उद्वास्तु कर दीजिए, कहीं दूसरी जगह ले जाइए। ऐसे ही अगर हिंदू भागता रहा तो बंगाल की खाड़ी में भी उसको जगह नहीं मिलेगा। महोदय, ये डेमोग्राफी चेंज को लेकर के इस सरकार के पास क्या जवाब है, उनको देना चाहिए। हूल दिवस अभी मनाया हम लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी गए वहां। 1855 में सिद्धू कानू ने 50,000 लोगों को वहां भोगनाडी में एकत्रित किया था, आंदोलन की बिगुल फूकी थी अंग्रेजों के खिलाफ, अपने परंपरा को बचाने के लिए, अपने आदिवासी अस्मिता को बचाने के लिए, अपने जल जंगल जमीन मां बेटी रोटी को बचाने के लिए वो आंदोलन किए थे। उस समय 50,000 1855 में। महोदय, वो भोगनाडी में जो सिद्धू कानू जी का जन्म स्थली है, उस भोगनाडी में अब 7 परिवार ही आदिवासी बचे हैं, बाकी सारा परिवार चेंज हो गया है। भाई, जब आदिवासी बचेगा नहीं तो आप किस आदिवासी अस्मिता की बात करेंगे? महोदय,
1951 में हो गया, 1951 में हो गया। संथाल परगना में हो गया, 44%, 44.67%, अब हो गया, 45% आदिवासियों की आबादी थी। हो गया। वहीं अमर मुस्लिमों बाबू, की आबादी अमर बाबू, 9.5% थी। अमर बाबू हो गया, महोदय 2011 में जो सेंसस है उसमें अमर बाबू, आदिवासियों की आबादी 44% से घट करके 28% हो गई और मुसलमानों की आबादी 22% हो गई। चलिए, आगे 10 साल में भी यदि होगा तो मुस्लिम आबादी आदिवासी आबादी के साथ जुड़ जाएगी। महोदय वो आदिवासी जा कहां रहे हैं? लैंड जिहाद, लव जिहाद, अब तो वोट जिहाद भी आ गया है। अगर आप ये सरकार जो आदिवासी हित की बात करती है, अगर इसका संरक्षण नहीं करती है, अगर उनको बचाने का काम नहीं करती है, माँ बेटी रोटी बचाने का काम नहीं करती है, हकीकत में सिर्फ बोलने से नहीं होगा, कथनी और करनी में अंतर नहीं करना होगा। आने वाली पीढ़ी आपको कभी इस बात के लिए जरूर जवाब मांगेगी और अपने को माफ नहीं कर पाएगी कि भाई हमारे लिए हमने जिसको खड़ा किया, जिस पे विश्वास किया, उसके साथ क्या अत्याचार किया, क्या अन्याय किया। महोदय ये सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है। इन्होंने भ्रष्टाचार, आप लोग बैठिए ना, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, पूरा सोनू जी, अध्यक्ष महोदय, सोनू जी आप लोग बैठिए, ये ऐसे ही आचरण करेंगे। सोनू जी, सोनू जी बैठिए, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, चलिए चलिए, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, चलिए। माननीय मुख्यमंत्री आप लोग बैठिए ना यार, बैठिए ना, चलिए। आनुज जी आप समझदार आदमी है, आप समझदार आदमी है, चलिए। अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के साथी तो पुनः मुझे यहाँ देखकर कैसा महसूस हो रहा होगा, इनके आचरणों से दिख रहा है। अध्यक्ष महोदय, ये फिर से अपने आचरणों के अनुरूप व्यवहार में आ गए हैं। खैर उससे कोई चिंता नहीं है। मुझे पता है कि आज इन लोगों के पास कोई राजनीतिक ना इनकी सोच है, ना इनके पास कोई एजेंडा है। आज धन बल संवैधानिक संस्थाओं के बदौलत आज अपनी राजनीतिक रोटी चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा और जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम पूर्ण करें। इनको जवाब देने के लिए आप हमारे पास पूरा समय है। भाषण तो आप लोग नहीं झेलिएगा तो चलेगा, मान्य नेता जितने दिख रहे हैं इनमें से आधे भी आ जाए वापस अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ी बात होगी। पूरे देश ने लोकसभा के चुनाव में तो इनको चेहरा दिखाई दिया है, अब बचा है राज्यों का चुनाव और बहुत जल्द ये चुनौती और ये राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ये सीधा हमारे सरकार महागठबंधन के साथ होगा, जहां एक एक करके इनके जो सोच है, इनके जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र में इन्हीं को दफन कर दिया जाएगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं माननीय सभी आदरणीय सम्मानित विधायकों को बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करूंगा। आदरणीय चंपा सोरेन जी का धन्यवाद प्रकट करूंगा कि विगत 5 महीनों में उन्होंने बिल्कुल निर्भीक निडर होकर सत्ता को भी चलाया, सरकार को भी बचाया। नहीं तो ये लोग जिस तरीके से खरीद फरोख्त और ऑपरेशन लोटस का सहारा लेकर धन बल लेकर ये सड़कों पर घूमते हैं और उन पर नजर ईडी सीबीआई नहीं पड़ती, इनको सिर्फ विपक्षों पर पड़ती है। मुझे मालूम है अध्यक्ष महोदय, इस सदन में बैठे हुए लोग अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो उन संस्थाओं से सीधे तौर पर संपर्क रखते हैं। अध्यक्ष
इसलिए अध्यक्ष महोदय वो भी निपटेंगे। सभी के बारे में बहुत अच्छा खासा हमने अनुभव ले लिया है। अब इनकी एक दाल भी नहीं गलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। इस प्रस्ताव उधर कीजिए। हो गया। माननीय सदस्यगण, आप लोग बैठ जाइए। जो प्रस्ताव के विपक्ष में है, वो ना कहे और अपने स्थान पर खड़ा हो जाए। जो प्रस्ताव के विपक्ष में है वहां कहे, ना कहे और अपने स्थान पर खड़ा हो जाए। जो प्रस्ताव के विपक्ष में है वे ना कहे और अपने स्थान पर खड़े हो जाए। विधानसभा के पदाधिकारीगण प्रस्ताव विपक्ष में खड़े मान्य सदस्यों को गिनती करें। जो खड़े हैं उन्हीं को गिनती करें। तो ये फालतू काम करता है, फालतू काम करता है सर। जो लोग खड़े हैं और प्रस्ताव के विपक्ष में है उन्हीं का गिनती करेंगे। जो लोग अपने आसन पर खड़ा है और प्रस्ताव के विपक्ष में है उन्हीं लोगों का गिनती करेंगे विधानसभा के पदाधिकारीगण, और उसका रिजल्ट मेरे पास लाएं। चलिए, उसका रिजल्ट, गिनती का रिजल्ट मेरे पास लाएं। ये लोग सब सिर्फ 5 खड़े हुए थे। हाँ, अभी तो सब चले गए। चलिए, पढ़ दे। चलिए, परिणाम आ गया। इस प्रकार यह सभा वर्तमान मंत्री परिषद में विश्वास प्रकट करती है का प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव के पक्ष में 45 मत प्राप्त हुए और प्रस्ताव के विपक्ष में 0 मत प्राप्त हुए। और एक बार मैं पढ़ देता हूं कि प्रस्ताव के पक्ष में 45 यानी 45 मत प्राप्त,
गया हो गया। भानुजी भानुजी अभी 5 तो गया है। हो गया हो गया। हाँ बंद करो। हो गया। जो प्रस्ताव के पक्ष में